पहली बार किसी से मिल रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि अरे यार मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती। बहुत ही गंदे से मिमिक कर रहा था पचीनो साहब को और बहुत हँसे लोग। ऐसा बोला जाता है कि आईआईटी में सबकी जॉब लग जाती है, सो आई वाज वन ऑफ दोज पर्सन जिसकी जॉब नहीं लगी। कोटा फैक्ट्री के ऐसे जादूगर जिन्होंने आपके दिलों में ऐसी पंचायत लगा दी है कि वो हर घर के अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। हमारे साथ हैं सचिव जी, जीतू भैया उर्फ जितेंद्र कुमार। कैसे हैं जितेंद्र जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, कैसे हो? थैंक यू। और पंचायत, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने देखा है और आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन क्रिएट किया है। हालांकि पहले सीजन से अभी तक इस सीरीज़ ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है। इस समय क्या फीलिंग है आपकी? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब 4 सीज़न लोगों तक पहुँच पाना और लोगों को उतना ही मज़ा आना जितना सीज़न 1 में उन्होंने एन्जॉय किया था। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब एज़ अ टीम, पंचायत टीम ने मतलब जो जिस तरह का काम किया है, सो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड बहुत ही हम सब लोग बहुत ग्रेटफुल हैं कि लो ऑडियंस ने 4 सीज़न बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किए। कुछ अपने बचपन के बारे में बताओ। बचपन मैं खैरथल एक जगह है जो पहले नगर पालिका क्षेत्र हुआ करता था। अभी जस्ट वो 2 साल पहले जिला बनाया गया है। तो वहाँ पे मेरी ज़्यादा एजुकेशन हुई, लाइक मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। फिर मैं 10th क्लास आधा करके फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तब तब मैं सीकर करके एक ज़िला है राजस्थान में, वहाँ मैंने 10th किया एंड देन उसके बाद कोटा में 2 साल आईआईटी की तैयारी करी एंड देन आईआईटी में हो गया थैंकफुली। देन आईआईटी खड़गपुर में रहा 4 साल बंगाल में। तो ये पूरा रहा, तो बहुत लंबा टाइम तो स्कूल टाइम बहुत इंटरेस्टिंग था वहाँ का और वहीं की कुछ मेमोरीज़ अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, बट हाँ, तो सबसे ज़्यादा स्कूल वाला टाइम मैंने खैरथल में बिताया है। बचपन की कोई ऐसी बात जिसने लाइफ, आने वाली लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो? अभी तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्टिंग चीज़ क्या होती है या मतलब किस तरह, लेकिन वहाँ पे खैरथल में एक रामलीला हुआ करती थी। तो वो सडनली पता नहीं क्यों उसमें अचानक इंटरेस्ट आने लगा। वो देखने हम रात में होती थी, बहुत रात में, लाइक 11 बजे के आसपास वो होते थे, तो क्या कि ताकि घर के सब लोग अपना काम कंप्लीट करके और फिर वो 1 घंटा देखने जाएँ 11 से 12। तो वो रात को हम बहुत सब लोग सारे बच्चे इकट्ठे होके देखने जाया करते थे। तो वहाँ से इंटरेस्ट चालू हुआ कि यार ये क्या कुछ अतरंगी चीज़ है कि हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टर्स आते हैं बाहर से और वो परफॉर्म करते हैं। फिर वही चीज़ स्कूल में होने लगी और आई थिंक मैं मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं बड़ा डरता था स्टेज पे जाने से एंड फाइनली मैं एक दिन कोई लड़की का रोल था और वो बीमार पड़ गई अचानक, तो वो मतलब चली गई थी घर। तो मैं पानी पीने निकला तो एक मतलब मेरी मैम थी जो वो बड़े स्ट्रेस में घूम रही थी, अब ये किसको रिप्लेस करें कैसे वो वाला रोल के लिए, और बहुत लाइक 15 मिनट में शो था, 15-20 मिनट में शो जाना था वो। तो उन्होंने बोला कि अरे, तो मैं ये बाली बचपन से पहनता था, तो उनको सडनली लगा कि हाँ, ये लड़की का रोल पुल ऑफ हो जाएगा इस बाली की वजह से। तो मैं स्कूल यूनिफ़ॉर्म में था, मेरे पास मतलब जो अटायर था, साड़ी वगैरह वो भी नहीं थी। तो बाकी सब लोग अटायर में थे। रामलीला के जितना जो भी कॉस्ट्यूम होते हैं, सब लोग कॉस्ट्यूम्स में थे और मैं सिर्फ़ स्कूल यूनिफ़ॉर्म में मैंने वो लड़की का रोल प्ले किया और आई थिंक वो ताड़का ताड़का करके जो कैरेक्टर है रामलीला में, हाँ, तो वो मैंने पहली बार प्ले किया और वो उस टाइम बहुत लोगों को पसंद आया। तो एंड में, और वो बहुत लिटरली 1 मिनट का कुछ वो जाती है और परफ़ॉर्म करके आती है, वैसे वाला कैरेक्टर है वो। और मतलब जब पूरा रामलीला का वो उस दिन का एपिसोड जब खत्म होता है तो टीचर्स पूछते हैं कि आज सबसे अच्छा एक्टर कौन लगा? तो सबने उस टाइम पे मेरा नाम लिया और वो बहुत 1 मिनट का ही रोल था। तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ, एक्टिंग भी कोई चीज़ है। तो मैं उसके बाद थोड़ा-सा स्टेज फ़ियर थोड़ा-सा खुला और उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगा स्कूल्स में, मतलब जो डांस वगैरह में या फिर रामलीला में जो आगे अगले सालों में जो रामलीला हुई उनका मैं इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। अब तो इतने सारे फिल्म, सीरीज़, प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हो। अभी के आपका जो मेथड है वो उस पे तो बात की जा सकती है, लेकिन जब ताड़का आप कर रहे थे जिसके लिए बेस्ट एक्टर उस दिन के लिए घोषित हुए, उस समय का मेथड क्या था? यार वो बेसिकली एक तो मैं बहुत रेडी भी नहीं, मेरे को धक्के मार के मतलब जब जब तक वो मेरा कैरेक्टर का क्यू नहीं आ रहा था, मुझे मेरी एंट्री थी और मैं एंट्री से कुछ 2 सेकंड लिए मैंने, क्योंकि 2 सेकंड में जा ही नहीं रहा था, मैं लास्ट मोमेंट तक उनको मना कर रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगा। एक्चुअली ऐसा था कि धक्के मार के मैं स्टेज पे पहुँचा और मैंने तुरंत जो लाइन थी वो फटाक से बोल दी, तो वो बहुत कॉमेडी लाइन बन गई, ऑल्दो वो सीरियस रोल था। तो आई थिंक धक्के से मैं एक्टिंग में आया हूँ।
तो मुझे वही वो जाने दे, क्रक्स जाने है। भी दो यारों का सीन याद आ रहा कुछ वैसा ही हुआ है। था। और बहुत स्टूडियस थे, एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे थे, टॉप किया था आपने 10th में अपने हाँ, स्कूल में, स्कूल में। है ना, मैं अगर गलत नहीं हूँ। फिर ये तभी से सोचा हुआ था कि इंजीनियरिंग में जानी है या फिर क्या करना है? हाँ, इंजीनियरिंग में जाना ये बहुत टाइम पहले से ही डिसाइडेड हो गया था, क्योंकि घर में सब लोग इंजीनियर थे। मेरे ताऊ जी इंजीनियर हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं, बड़े भाई, वो भी इंजीनियर हैं। तो माहौल एक पूरा इंजीनियरिंग का था, और सब लोग एक के बाद एक अच्छे कॉलेजेस से सबने इंजीनियरिंग की है। तो बस एक ही चीज़ रह गई थी कि किसी ने आईआईटी में कोई नहीं गया। तो था मतलब बहुत अर्ली एज में पता चल गया था कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है, और वहाँ पे अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और वहाँ से जो लोग निकलते हैं तो उनका अच्छा पैकेजेस मिलते हैं, अच्छी सैलरी होती है। तो ये एक परसेप्शन था इंजीनियरिंग को लेके। तो था कि इंजीनियरिंग तो करनी है, क्योंकि वही एक रास्ता नज़र आ रहा था। अगर करियर के बारे में अगर सोचने जाओगे तो 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर उस टाइम पे छोटे छोटे शहरों में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप डॉक्टर के लिए जाएँगे या फिर इंजीनियरिंग के लिए जाएँगे। तो उल्टा मतलब लाइक जब बहुत छोटा था तो डॉक्टर बनने का भी एक ख़्याल था, लेकिन किसी ने मुझे बता दिया था कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें मतलब पूरी ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। लाइक मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होता। वो तुम्हें हमेशा नई दवाइयों के बारे में या नई सर्जरीज़ के बारे में हमेशा रिसर्च करनी पड़ती रहेगी, और तुम्हें हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि हाँ, इससे बेटर है कि इंजीनियरिंग है, 4 वो 5 साल का भी कोर्स होता है, ये 4 साल का है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वो हमेशा रुझान इस वजह से कि कम पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की तरफ रहा। आप कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हो और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत इंस्पायर किया, आपने इम्पैक्ट डाला है। आप खुद कोटा में गए, वहाँ के फैक्ट्री के एक प्रोडक्ट रहे। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब काइंड ऑफ मतलब एक बार जो बोलते हैं कि हाँ, पहली बार तुम घर से बाहर निकलते हो, और वो बहुत बहुत यंग एज होती है, वो उतनी यंग एज में बाहर निकलना बहुत कुछ सिखाता है। तो सीखने को बहुत मिला कोटा में, और अपनी लाइफ कैसे कंडक्ट करनी है, और डिसिप्लिन कैसे लाना है चीज़ों को करने में, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी क्रैक करने के लिए तुम्हें एक मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 6 बजे उठना है और 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, बट अपने हिसाब से एक डिसिप्लिन तैयार करना है, और उसको एवरीडे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जो भी तुम्हारा है। मतलब तुम भले ही 6 बजे मत उठो, बट 9:30 बजे भी उठ रहे हो, बट जितने घंटे भी पढ़ रहे हो वो फिर रेगुलर होना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन की आदत डालना, तो बहुत सारी चीज़ें कोटा ने अंदर डाली हैं, और वो प्रेशर बहुत होता है उस समय, और खासकर आईआईटी जैसी इतने मतलब देश का सबसे सर्वोत्तम संस्थान है, वो क्रैक करना, वो प्रेशर, उस समय वो जो प्रेशर है वो उससे कैसे डील करते थे आप? आई थिंक बहुत ही बहुत जल्दी स्टेज में, मतलब 10th ऐसा बोला जाता है कि 9th बहुत डिफिकल्ट होती है, 10th थोड़ी सी कम डिफिकल्ट होती है रिलेटिवली 9th के। तो वैसा ही हुआ, जो जब 10th से 11th में गए तो 11th बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। तो 10th के बाद जो 11th का लेवल बढ़ा, प्लस जो आईआईटी का सिलेबस था, जो वहाँ पे करा रहे थे, कोटा के जो कोचिंग में जो सिलेबस था वो जो करा रहे थे, वो बहुत डिफिकल्ट था। तो कोटा में जाते ही रियलाइज़ हो गया कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो प्रेशर समहाउ अपने आप हट गया। मुझे लगा कि ये डिफिकल्ट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सो एक थॉट वो आ गया कि यार अभी उतना नहीं, आगे का नहीं सोच सकते कि आईआईटी में होगा, नहीं होगा, और क्या-क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पहले तो आज जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ़ उतना आ जाए, उसका मतलब 10% समझ में आ जाए, 15% समझ में आ जाए, वही इनफ है। तो उस लड़ाई सिर्फ़ उतनी सी रह गई थी। फिर धीरे-धीरे मतलब लाइक अ, जब मेरे को लग रहा था कि अगर आईआईटी का एग्ज़ाम अगर 400-500 नंबर का है, उस टाइम की बात है, 400-500 नंबर का है, तो आपको 80-90% मार्क्स क्रैक करने पड़ेंगे। बट उस टाइम पे था कि नहीं, उतने मार्क्स क्रैक नहीं करने पड़ते। तुम्हें 30% भी अगर तुम आईआईटी के मार्क्स क्रैक कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन के चांस हो जाएँगे, तुम्हारी कोई ना कोई रैंक आ जाएगी। तो मुझे बड़ा ही वो लगा कि अरे ये इतना फासला, मतलब मैं तो लग रहा था कि अगर 400 का पेपर आ रहा है तो आपको कम से कम 350 के ऊपर नंबर चाहिए। पर उस टाइम पे वो नहीं था। उस टाइम पे क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट बहुत आते थे, कॉम्पिटिशन बहुत था, तो अगर आप 30-35% भी क्रैक कर रहे हो तो भी आपका चांस है कि, तो समहाउ अपने आप वो प्रेशर कम होता गया। मेरे को थोड़ा बिलीफ आता गया कि 30% तो मैं कर ही लूँगा। तो वो उस तरीके से डील किया, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे समहाउ मतलब अच्छी दोस्ती हुई। वहाँ पे जितने भी दोस्त बने कोटा में, वो बहुत इंटरेस्टिंग दोस्ती हुई उन सब से, और अच्छी कंपनी थी। मतलब हम लोग चिल भी करते थे, काफ़ी कोटा भी काफ़ी एक्सप्लोर करते थे, कोटा की अलग-अलग जगहों पे जाके खाना खाते थे, वो जो कोटा चाय पीते फैक्ट्री थे। में जैसे दिखाया गया हाँ, है, हाँ, बहुत तो सारे आपके उसमें इनपुट्स रहे होंगे, अब ऐसा नहीं है लेकिन वो कहीं न कहीं वो हाँ, कहीं न दिखती है कहीं वो कहानी। हाँ,
कैरेक्टर में वो चीज़ें आ जाती हैं, बट कोटा में बोलूँगा कि हाँ, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो उस जो अभी अपन ने कोटा के 3 सीज़न देखे हैं, उसमें जो राइटर्स हैं उनके ज़्यादा इनपुट्स हैं, जिन उनकी, क्योंकि वो भी कोटा से हैं समहाउ, तो उनकी जो लाइफ की चीज़ें रही हैं वो उन्होंने उसमें डाली है। और उससे भी ज़्यादा जो अभी चीज़ें हैं वो हमारे टाइम पे थोड़ी सी अलग थी। तो जो अभी करंट मॉडर्न कोटा है उसकी चीज़ें ज़्यादा हैं अभी वाले सीरीज़ में। उस समय फ़िल्म हम देख पाते थे या एकदम पूरी तरीके से फ़ोकस चाइल्ड थे? मैंने कई लोग को देखा है कि वो 18-20 घंटे एक चेयर पे बैठ के लगातार पढ़ते हुए और मेहनत करते हुए अपने घर के लोगों को, वैसे स्टूडेंट थे या फिर नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाकी चीज़ भी करनी है? थे मतलब जो मतलब 16-17 घंटे पढ़ने वाले बच्चे थे वहाँ पे, और बहुत पढ़ते थे, मतलब कोचिंग भी करते थे और उसके बाद ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सीधा पढ़ाई में और कमरे में घुस जाते थे। तो वैसा माहौल था, ऐसा 20% लोग ऐसा करते हैं वहाँ पे, 16-17 घंटे पढ़ते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे लोग। बट मैं वैसा नहीं था, मतलब मैं होमवर्क करता था, जितना क्लास में बताया गया सिर्फ उतना करता था, उससे एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। एंड हाँ, मतलब फ़िल्म्स की ज़्यादा आदत वहीं लगी। 11th तो बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस था, तो 11th तो बहुत अलग तरीके से निकला, बट 12th थोड़ा-सा सडनली फ़ील हुआ कि ये तो बहुत ईज़ी है, मतलब 11th जितना डिफ़िकल्ट नहीं है इसका सिलेबस। तो जैसे वो ईज़ी लगा, तो फिर बाकी टाइम फिर फ़िल्म्स की आदत पड़ गई समहाउ। वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ होते थे, तो अपना क होमवर्क करता था, उसके बाद वीकेंड्स पे फ़िल्म्स देखता था। तो फ़िल्म्स का शौक वहाँ से लगा, एक्चुअली कोटा ने वो डेवलप की है वो चीज़। उस समय फ़िल्म हम देख पाते थे या एकदम पूरी तरीके से फ़ोकस चाइल्ड थे? मैंने कई लोग को देखा है कि वो 18-20 घंटे एक चेयर पे बैठ के लगातार पढ़ते हुए और मेहनत करते हुए अपने घर के लोगों को, वैसे स्टूडेंट थे या फिर नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाकी चीज़ भी करनी है? थे मतलब जो मतलब 16-17 घंटे पढ़ने वाले बच्चे थे वहाँ पे, और बहुत पढ़ते थे, मतलब कोचिंग भी करते थे और उसके बाद ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सीधा पढ़ाई में और कमरे में घुस जाते थे। तो वैसा माहौल था, ऐसा 20% लोग ऐसा करते हैं वहाँ पे, 16-17 घंटे पढ़ते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं वहाँ पे लोग। बट मैं वैसा नहीं था, मतलब मैं होमवर्क करता था, जितना क्लास में बताया गया सिर्फ उतना करता था, उससे एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। एंड हाँ, मतलब फ़िल्म्स की ज़्यादा आदत वहीं लगी। 11th तो बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस था, तो 11th तो बहुत अलग तरीके से निकला, बट 12th थोड़ा-सा सडनली फ़ील हुआ कि ये तो बहुत ईज़ी है, मतलब 11th जितना डिफ़िकल्ट नहीं है इसका सिलेबस। तो जैसे वो ईज़ी लगा, तो फिर बाकी टाइम फिर फ़िल्म्स की आदत पड़ गई समहाउ। वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ होते थे, तो अपना क होमवर्क करता था, उसके बाद वीकेंड्स पे फ़िल्म्स देखता था। तो फ़िल्म्स का शौक वहाँ से लगा, एक्चुअली कोटा ने वो डेवलप की है वो चीज़। आईआईटी पहुँचे, आईआईटी खड़गपुर मतलब इतना जाना-माना है। वहाँ पर पहला जो एनकाउंटर हुआ रियल सच्चाई और अलग-अलग चीज़ों से, वो कैसा था? हाँ, तो आईआईटी खड़गपुर में जब जब तुम आईआईटी से रैंक लेके जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बट वो भी पहले दिन जब तुम आईआईटी में जाते हो, तो वो मिथ ब्रेक होता है, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि यहाँ पे तुमसे बेटर लोग हैं पढ़ने में, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा मेहनत करके, जिनको ज़्यादा समझ में आता है तुमसे, और वो बहुत तुमसे अच्छी रैंक भी लेके आए हैं, तो वो मिथ टूट जाता है कि यार तुम कहीं के 30 मार खान हो, और तुम थोड़ा-सा ग्राउंडेड हो जाते हो वापस से। और क्योंकि सब ने उतनी पढ़ाई की है, सबने उतनी मेहनत की है, सबको उतना पता है, सबको उतनी फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। तो फिर वहाँ पे जो तुम्हारा एक रॉब तुम लेके आते हो कि हाँ, आईआईटी क्रैक हाँ, किया तुमने है। खैरथल में आईआईटी क्रैक के से निकल के आईआईटी क्रैक किया और तुम आईआईटी खड़गपुर जा रहे हो, तो वो वापस ग्राउंडेड हो जाते हो तुम, वापस बैलेंस हो जाता है। बट हाँ, आईआईटी की लाइफ़ भी बहुत डिफरेंट थी। वहाँ का भी सिलेबस बहुत टफ था, तो वहाँ पे वापस से मेरी पढ़ाई छूटी। वहाँ तो एकदम ही पढ़ाई छूट गई ऑनेस्टली, और फिर वहाँ पे बहुत सारे ड्रामेटिक्स क्लब्स हैं और सोसाइटीज़, ड्रामेटिक सोसाइटीज़ बोलते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में हैं। तो हिंदी वाला जो था, हिंदी ड्रामेटिक जो था, वहाँ पे समहाउ मेरे को एंट्री मिल गई थी, और वहाँ पे मैंने बहुत प्लेज़ किए, और वहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। तो वो उन्होंने काफ़ी ग्रूम किया मुझे एज़ एन एक्टर। ड्रामेटिक सोसाइटी में आने से पहले मुझे कभी कोटा फैक्ट्री विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, वो फ़ोटोज़ लगते हैं और वो कार गिफ्ट की जा रही है और नगाड़े बज रहे हैं, वैसा भी हुआ होगा जब आईआईटी क्रैक किया था तो? मतलब वो कोटा में जो बच्चे रुकते हैं और जो बिल्कुल ही टॉपर्स होते हैं, उनके लिए वो माहौल होता है। एंड लेकिन आपके शहर में तो हुआ ही होगा, ये हाँ, बड़ी चीज़ हमारे थी, शहर में बड़ी बात थी, तो मतलब काफ़ी काफ़ी खुशी का माहौल था। पेपर में आना हाँ, आई वाज़ और वन ऑफ द फर्स्ट आईआईटी जिसने क्रैक किया खैरथल से। आई थिंक 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझसे पहले क्रैक किया, और उसके बाद आई थिंक मैं 3rd या 2nd या 3rd बंदा था जिसने आईआईटी तो में गया, तो काफ़ी खुशी का माहौल था। घर वालों का तो एकदम खुशी का माहौल रहा होगा और बहुत प्राउड फ़ील कर रहे होंगे उस समय। हुँ, उस समय उन्होंने काफ़ी प्राउड फ़ील किया, और फिर जब मैंने बोला कि मैं
इंजीनियर नहीं बनना चाहता, तो उतना ही शौक भी उनको लगा। घर में मातम का माहौल रहा होगा, क्योंकि सबको लगा होगा कि हाँ, ये काफ़ी स्ट्रेस थे वो लोग जब। खानदान का कुल दीपक आईआईटी पहुंचा हुआ है, ये क्या अचानक से इसने ये क्या बोला। हाँ, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट माहौल था जब मैंने पहली बार ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है और मुंबई जाना है। तो काफ़ी लोगों ने समझाने की कोशिश करी, पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं खिंचा। मतलब जल्दी वो लोग मेरे सपोर्ट में आ गए। बोला कि ठीक है। पापा क्योंकि इंजीनियरिंग से थे, वो थोड़ा खफा हुए थे कि क्या कर रहा है। हाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा खफ़ा वही हुए थे कुछ टाइम के लिए, बट बहुत ब्रीफली, लाइक 1-2 दिन थोड़ा-सा चला स्ट्रेस का मामला। तब जिस दिन मैंने बोला कि मुझे मतलब एक्टिंग में जाना है, तो 1-2 दिन काफ़ी मुझे वो पिक्चर्स याद आ रहा है, पिक्चर्स में जिस तरीके से नौकरी छोड़ने वाली बात दबा के रखी हुई है और पिताजी को जब पता चलता है। हाँ, कुछ वैसा माहौल था। थोड़ा डर भी था, फिर डरते-डरते वो बात बोली भी, फिर मान गए वो, जल्दी मान गए। 2-3 दिन में सही हो गया माहौल। जैसा वो फिल्मी पिता थे वैसा इधर भी हुआ, क्योंकि वो भी धीरे से समझ ही गए थे। मैंने कहीं पढ़ा कि पेंटिंग वेंटिंग में भी शौक था, स्कूल टाइम पे वो भी किया हुआ है। हाँ, मतलब वो बहुत शौकिया था वो, कोई बहुत। कारपेंटरी भी और पेंटिंग भी। सही है रिसर्च। तो नहीं, बेसिकली गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो मैं देखता था कि बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा कुछ ना कुछ काम पकड़ लेते थे, कि किसी दुकान पे लग जाना, या किसी की मतलब इलेक्ट्रिक का काम सीख लेना, इलेक्ट्रिक की दुकान पे चले जाना, या मेडिकल शॉप की दुकान पे कुछ मतलब एक्स्ट्रा काम करते थे, और दिहाड़ी पे, लाइक मतलब उनको 40-50 रुपये पर डे मिलते थे, और हैप्पी हैप्पी करते थे, और वो बहुत अच्छा अमाउंट बना लेते थे। तो मतलब अगर वो 1.5 महीने भी काम करेंगे, वो 90 दिन भी वो काम कर रहे हैं। मजबूरी पैशन में बदल जाती हाँ, हाँ, थी। वो फन फन था उनके लिए, कि वो अच्छी पॉकेट मनी क्रिएट हो जाएगी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम भी नहीं है। तो ऐसा कल्चर था वहाँ पे, जो भी अपने जानकार के यहाँ चल जाके थोड़ा बहुत 40-50 रुपए में। तो वैसे ही हमारे घर पे उस टाइम पे काफ़ी वो कारपेंटरी का काम हो रहा था समहाउ। तो मैंने जो थे उनको बोला कि, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे पॉलिश हो रहा है, कैसे पेंटिंग हो रही है। तो और थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग आदमी था जो हेड कर रहे थे, और वो मतलब उनका एक अच्छा हाथ बैठा हुआ था चीज़ों में। तो मेरे को उसमें देख के, जादूगरी थी हाँ, कुछ। हाँ, तो मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता था कि बहुत सफाई से काम करता है। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरी छुट्टियाँ चालू होने वाली हैं, कुछ 10 दिन में मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, तो मेरे को भी इस काम में लगा लेना। तो हाँ, मैंने किया, फिर उसके बाद मैं उसके साथ जुड़ गया, और 10-12 दिन तक मैंने उसके साथ काम किया। सेम जब फिटिंग हो रही थी घर की, इलेक्ट्रिक वो वाली फिटिंग हो रही थी, तो जो वो वाला बंदा था वो भी बहुत सफाई से काम करता था। तो उसका काम देख के मुझे बड़ा वो लगता था। तो 1-2 दिन मैंने उसके उनके साथ भी काम किया है, कि यार मेरे को सिखाओ ये फिटिंग कैसे होती है, और मैं दिहाड़ी पे काम दिहाड़ी मिली थी। करूँगा। दिहाड़ी मिली थी। बिल्कुल मिली थी। ₹40 पर डे। अच्छा, कॉलेज में जब आईआईटी गए, तो जो ड्रामा सोसाइटी में एंट्री करने का भी एक किस्सा है, वो इंटरेस्टिंग है। पहली बार एक दोस्त के साथ गए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बियर-वियर पीता था शायद और थोड़ा कॉन्फिडेंस में आपसे ज़्यादा था। वो कहानी बताओ आप, सच्चाई क्या है उसकी? बेसिकली शुरुआत ऐसे करते हैं कि मेरे को पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी, और पढ़ाई में डिफ़िकल्ट होने का कारण ये था कि मैंने जेईई जो है, आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम है, वो हिंदी मीडियम में निकाला था। ऐसा बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत लिमिटेड बहुत टफ बच्चे। होता है। हाँ, तो बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं, बाकी सब इंग्लिश मीडियम में देते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, बट एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देते हैं। तो मेरा वो भी सीन नहीं था। तो प्रॉपर बैकग्राउंड पूरा हिंदी मीडियम था, एंड वहाँ गए तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सिलेबस टफ है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, या इंग्लिश नहीं समझ में आ रही। तो उस 2-3 दिन लेक्चर के बाद मैंने डिसाइड किया यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और मैं वापस से एक शेड्यूल बनाता हूँ अपना, कि कैसे-कैसे मुझे कोई शेड्यूल फ़ॉलो करना है। जैसे मैं कोटा में एक शेड्यूल मैंने अपना बना लिया था, और वो फ़ॉलो करता गया, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि हाँ, मतलब 7:30 बजे मैं खाना खाऊँगा, और आधे घंटे का टाइम वहाँ लिया, और 8 से 8:30 मैं टीवी देखूँगा कॉमन रूम में जाके, और फिर 8:30 के बाद मैं पढ़ाई करना चालू करूँगा। तो ये मैंने पहला दिन बनाया, और पहले दिन ही मैं कॉमन रूम में बैठा हुआ था, एंड सडनली कॉमन रूम में सारे फ्रेशर्स को बुला के वहाँ से दरवाज़ा बंद किया, एंड सबको एक-एक पेपर दे दिया, एंड इट वाज़ सम इंग्लिश एलोकेशन का पीस था। और मुझे करने के लिए बोला, मैंने काफ़ी बहुत रूडली बात कही जो भी सीनियर थे, कि मैं नहीं करूँगा, मतलब मेरे को पढ़ना है, और ये क्या तरीका है, मुझे नहीं करना है। मुझे इंग्लिश एजुकेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो बहुत फोर्सफुली कि नहीं करना ही पड़ेगा। तो सीनियर जूनियर वाला जो माहौल होता है, तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, तुम्हें ये स्पीच है एल पचिनो की, सेंट ऑफ वुमेन करके फ़िल्म में एक उनका लास्ट सीन है।
तो ऑस्कर विनिंग सीन है बहुत फेमस सीन है। बहुत फेमस सीन है। तो उसको, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन एक्टर है या कौन फिल्म है, मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे पेपर थमा दिया और मैं बहुत गंदी तरीके से उसको पढ़ रहा था, ठीक है बहुत अच्छी स्पीच है वो। और तो सीनियर ने मुझे बोला कि एक बार तुझे मैं ये पूरा दिखाता हूँ ये सीन, तो शाम में मतलब थोड़ी देर बाद मेरे रूम पे आना। तो मैं उनके रूम पे गया और उन्होंने मुझे सीन दिखाया, और मैं वो 4-5 घंटे सिर्फ मैं वो पूरा स्पीच देखते रहा, क्योंकि कल बोलना था। तो मैं पूरा तैयार होके जाना चाह रहा था समहाउ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे ही चला गया तो बहुत बेइज्जती होगी स्टेज पे। तो मैंने वो पूरा रटा और मैं बहुत, अच्छा, वो परफॉर्म भी करना हाँ था परफॉर्म आपको करना था अगले दिन सबके सामने? सबके सामने अगले दिन। और मुझे पता था कि अगले दिन पूरा 6-7 घंटे का क्लास है और मुझे कल टाइम नहीं मिलने वाला, तो रात भर वो व्यक्ति 4-5 जो घंटे फिजिक्स और सब चीज हिंदी मीडियम से पूरा करके आया है, वो ट्रैक करके, वो इंग्लिश अल मीडियम पचिनो की इतनी बड़ी स्पीच, फिल्म हाँ इंग्लिश में। इंग्लिश हाँ। में, तो वो मैंने किया और मैं समहाउ बहुत ही गंदे से मिमिक कर रहा था पचिनो साहब को, और बहुत हंसे लोग। मतलब वो सीरियस स्पीच थी लेकिन वो बहुत कॉमेडी हो गया था सीन जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो सब लोटपोट हो गए। जज भी, एक लेडी प्रोफेसर जज थी, वो भी हंस हंस के पागल हो गई कि ये क्या कर रहा है बंदा। फिर उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा था, मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा था तुम्हारा, बट कल अब हिंदी एलोकेशन है तो वहाँ पे तुम अच्छे लगोगे, तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करना। तो अगले दिन हिंदी एलोकेशन वालों ने पकड़ लिया। फिर वहाँ पे हिंदी वाला जो गुरु फिल्म है, जो अभिषेक बच्चन का लास्ट कोर्ट सीन है, सेम स्पीच, गुरु भाई वाला। हाँ गुरु भाई वाला, वो किया मैंने। फिर वो वहाँ पे मुझे मतलब गोल्ड आ गया, मतलब गोल्ड मतलब कि फर्स्ट आ गया तुम उस कंपटीशन में। तो वहाँ पे फर्स्ट आ गया। फिर किसी ने बोला कि अरे तुम्हें ड्रामेटिक्स में ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ ड्रामेटिक्स के ऑडिशन हो रहे हैं कल, तो वहाँ चले गए। फिर ड्रामेटिक्स के ऑडिशन जब चल रहे थे तो बड़ा बड़ा अलग माहौल था वहाँ पे भी। सीनियर्स सब लोग, फ्रेशर्स बैठे हुए हैं, सीनियर सामने तुमको बुला के एक एक बंदे को, थोड़ा सा डर डर का माहौल था थोड़ा रैगिंग वाला माहौल था। तो मैंने बोला, जो दोस्त मुझे लेके गया था, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा हूँ भाई, तू जा। तो वो थोड़ा मस्त मौला टाइप का आदमी था, उसने बोला अबे चल कुछ नहीं होगा। मैंने बोला नहीं मैं जा रहा कॉन्फिडेंस से हूँ। हाँ, लबरेज था उसमें वो। बहुत अलग कॉन्फिडेंस था। पर मुझे पता था कि जब वो जाके उसने परफॉर्म किया तो उसने बहुत गंदा परफॉर्म किया, पर मुझे लगा कि यार इसने हिम्मत दिखाई यार, मतलब इसने कर दिया जाके, तो मतलब मैं इससे तो बेटर कर लूंगा, तो मुझे जाके करना चाहिए। तो उसकी परफॉर्मेंस देख के या उसका कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मैं वन ऑफ द लास्ट था जिसने जाके वो ऑडिशन दिया। और डरते डरते वो ऑडिशन हुआ और वो हम दोनों ही सेलेक्ट हो गए। और फिर हम लोग काफ़ी खुश हुए दोनों के दोनों कि अरे अब तो फिर वो 30-40 दिन का एक लंबा प्रोसेस था ड्रामेटिक्स में। वहाँ पे वर्कशॉप्स होनी थी, बहुत सारे प्लेस की तैयारी करनी थी, फ्रेशर प्रोडक्शन आईआईटी का होता तो है। बहुत अच्छा मतलब हाँ कंपटीशन तो होता है। हाँ, आईआईटी खड़गपुर एक्चुअली बहुत बहुत अलग से बनी हुई जगह है। वहाँ पे आसपास कोई शहर नहीं है, मतलब 3 घंटे दूर कोलकाता आता है, और बंगाल में भी सैडली कोई बहुत बड़ा शहर है नहीं, तो एक ही शहर है कोलकाता और बाकी सब छोटे शहर ही हैं। तो खड़गपुर काफ़ी जंगल है। अगर वहाँ पे आप आईआईटी में आप बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका मतलब मन ना लगेगा और वैसी वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो थैंकफुली वहाँ पे ड्रामेटिक्स मिल गई, और वहाँ पे सब लोग बिजी रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब में लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत आगे रहते हैं आईआईटी खड़गपुर में। तो वहाँ से पहली बार प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेस किए, और वो फिर लंबा चला, मतलब 4 साल तक काफ़ी सारे प्लेस किए थे मैंने वहाँ। और खासकर अगर आपके जैसा हार्डकोर रोमांटिक बंदा हो जो स्कूल में लेट आने वाली लड़की पर दिल हार सकता हो, और जिसकी क्लास में 4 ही 5 लड़कियां हों सिविल इंजीनियरिंग में और 40 लड़के हों, तो उसके लिए तो एक मौका था कि क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंपटीशन होता है अलग अलग आईआईटीज़ का, इंटर आईआईटी कंपटीशन, तो एक मौका था, मेरे ख्याल से वो प्लेटफॉर्म भी था। मैं सही समझ पा रहा हूँ? नहीं वहाँ नहीं जाते, बट हाँ एक लगता है कि हाँ एक तुम्हें फील होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, और जब जितने भी फेस्टिवल्स हैं, तो क्योंकि आईआईटी में रेशियो बहुत ख़राब है, लड़कियों का और लड़कों के बीच का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फेस्ट जब होते हैं तो बाकी कॉलेजेस के लोग आते हैं, तो एक हाँ एक जिस चांस की आप बात कर रहे हो, तो वो एक रहता है कि तुम परफॉर्म नहीं, करोगे वो तो शायद कोई इम्प्रेस हो जाए। इस तरह मैं एक चांस और लेता हूँ वो वाली बात पूछने में कि वो जो सीनियर को आपने प्रपोज कर दिया था, वो क्या किस्सा था? वो मतलब हाँ, मतलब वो हो जाता है, क्रश हो जाता है, तुम भावनाओं नहीं, में हम अपनी भी गुजरे हैं उस चीज से, और अब तुम बहुत भावनाओं में सारे बह जाते हैं। आईआईटी में बैठे हुए लोगों को इंस्पायर करोगे आप कि नहीं हाँ, इस और तरह से खासकर सिविल इंस्पायर ना करो इंजीनियरिंग तो वालों बेटर को है
बेचारे पढ़ाई लिखाई और इतने ज़्यादा रमे रहते हैं, उनको ये समझ में आएगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने लोग को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं सही चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ, ये सब प्यार चीज़ करना के अच्छी लिए चीज़ है। नहीं हाँ, प्यार करना बिल्कुल अच्छी चीज़ है। तो हाँ, मैं भावनाओं में ज़्यादा बह गया था और मैंने वो एक्सप्रेस कर दी चीज़ एंड वहाँ पे थोड़ा-सा सीनियर जूनियर वाला मामला दीवार थोड़ा खिल हाँ, गई। देख मतलब ये अच्छी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था इस ये वाला सिनेरियो कि जूनियर लड़का सीनियर लड़की को लेकिन प्रपोज़ आपके करे डेयर ये के, आपके मादे की ना तारीफ़ करूँगा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा हूँ और रेगिंग और ये सब, और ख़ासकर जिस वक़्त पे आप अपना कॉलेज कर रहे थे, बहुत भयंकर रेगिंग होती थी। हाँ, उस और टाइम उसमें ये डेयर रखना, वो भी एक छोटे शहर से आके कि सीनियर को प्रपोज़ कर रही है, बहुत बड़ी बात थी। कहाँ से लाए थे ये मादा आप? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा समझता था कि हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से मतलब लगाव है या प्यार है, किसी से प्यार है आपको, तो वो ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए और ख़ासकर अगर आपको किसी इंसान से प्यार है, तो वो तो बिल्कुल बताया जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, बता देते हैं, कह देते हैं, तो दिल की बात कही, पर हाँ, वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुई और मुझे पता चला कि ये मैंने क्या गलती करी है। देन हाँ, मतलब एक बाकी क्वालिटी फिर तो विद आपकी मेरे टाइम को सही हो समझ गई। में आई, डेयरबाज़ हो आप। मतलब मल्टी टैलेंटेड होने के हाँ, अलावा सब लोगों का ये फ़ोकस्ड था हो, कि डेयरबाज़ हो और ये कैसे क्लैरिटी किया है इसने लाइफ़ में। कि ये कैसे किया मतलब मेरे बैचेज़ में भी यही था कि ये क्या कर दिया इसने और सीनियर्स में भी ये था कि ये कैसे कर सकता है। एक और मौका आया था जब वो आईआईटी वाला फेस्ट हुआ था, और वो भी लड़की आपके फाइनल की वो निकली सहपाठी। फिर हाँ, उस दिन फिर मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया इन सब चीज़ों से। फिर कॉलेज में मैंने सिर्फ़ प्लेज़ किए और इन सब चीज़ों से मैं दूर हो गया, प्यार की चीज़ से दूर हो गया पहली बार मैं। जब घर पे बम फोड़ा कि पढ़ाई में अब नहीं मन लग रहा है और अब एक्टिंग की दुनिया में जाना है, ये कुछ ऐसा है जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब क्या माहौल था? बहुत बहुत धीरे-धीरे हुआ ये मतलब अ, फ़िल्में घर में जितने भी कज़िन्स थे और बहुत मतलब कज़िन्स कज़िन्स के साथ एक अच्छा लगाव था और साथ में एन्जॉय करते थे बहुत सारी फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में एन्जॉय करते थे। तो वो करते-करते कहीं न कहीं मैंने अपने कज़िन्स को पहली बार बताया कि यार ऐसा-ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है, कॉलेज में हम लोग प्लेज़ करते हैं। उनको मैंने अपने कॉलेज में जो वीडियोज़ होते हैं, वो स्टेज प्लेज़ के वो दिखाए हैं। तो उनको भी लगा कि हाँ, एक्टिंग तो ठीक करता है। और अवार्ड्स भी मिल रहे होंगे ना प्लेज हाँ, में आप लोग को, वो खड़गपुर हाँ, वालों तो वो को? पूछते थे कि क्या क्या रहता है आईआईटी में कैसा चल रहा है? तो मैं उन्हीं को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता था कि आईआईटी में मेरी किस तरह की लाइफ़ है, मैं ज़्यादा टाइम कहाँ बिताता हूँ। तो उनको पता था कि मेरा ज़्यादा रुझान पढ़ाई में कम है और ज़्यादा रुझान एक्टिंग की तरफ ज़्यादा है, स्टेज प्लेज़ की तरफ ज़्यादा है। तो ये उनको मेरे जो भाई थे, बहनें थीं, उनको आइडिया था और उन्होंने काफ़ी सारी जो जितने भी मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स कॉलेज में बनाई थी, वो सब उनको दिखाई थी, तो उनको आइडिया था। बट धीरे-धीरे उनके थ्रू ही मैंने ये बात कन्वे करी है अपने पेरेंट्स को और अपने बड़े लोगों को, घर के बड़े लोगों को। तो हाँ, मतलब ऐसा डायरेक्ट तो कभी नहीं बताई, बट धीरे-धीरे कि हाँ, फिर एक एक दिन जब फाइनली डिसाइड किया मैं बीच में बैंगलोर भी जॉब करने गया। उसके बाद जब बैंगलोर से वापस आया देन आई डिसाइडेड कि मैं अब इसी फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ। मतलब अब जब बैंगलोर जब मैं वो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तब तक थोड़ा वो मैं भी जापानीज़ कन्फ्यूज़ कंपनी था। में जो कर रहे थे? हाँ, हाँ। तब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि मुझे जॉब करनी चाहिए या एक्टिंग करनी चाहिए। बट जब वो जॉब की देन आई रियलाइज़ कि ये तो मेरा फ़ील्ड नहीं है। मैं अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन सकता। मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक बेसिक इंजीनियर बन के रह सकता हूँ। बट हाँ, ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाऊँगा अंदर से। जब आप कॉलेज में इस तरह के आईआईटी जैसे कॉलेज में सेलेक्ट होके जाते हैं, जो इतना जाना-माना है, वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है? कैसा पीयर प्रेशर होता है? कितनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, खासकर हिंदी बेल्ट वाले लोगों को? काफ़ी पीयर प्रेशर होता है और काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी आ सकती हैं, काफ़ी आप फ़ील कर सकते हो कि आपको एक वो डिफ़रेंस फ़ील हो सकता है। बट आपके समय में कैसा था? मुझे लगता है कि ऐसा कोई सामने से फ़ील नहीं कराता है, ये खुद का ही अंदर हाँ, का ही होता है मतलब। तो वो वो क्योंकि अपने अंदर का हाँ, डर अपने होता है, अंदर का डर इनसिक्योरिटी होता होता है। है ना? बट समहाउ मतलब जिस तरह की मेरी दोस्ती रही और जिस तरह से मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी कि यार मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है हिंदी इंग्लिश के बारे में। तो जो फ्रेंड सर्कल होता है उसने काफ़ी मुझे रिलैक्स किया, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा इनसिक्योर फ़ील नहीं होने दिया, उन्होंने कभी भी ये नहीं फ़ील होने दिया कि अरे! मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती और उल्टा वो लोग बोलते थे कि हमें भी नहीं आती। मतलब हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और हमने एग्ज़ाम भी इंग्लिश में क्लियर किया है बट हम भी उतने ही हिंदी हैं जितना तू है। तो सो वो एक इक्वालिटी विथ टाइम मुझे हुई बट जाते ही तो बहुत ऐसा फ़ील होता था। तो पहली बात मैं अगर किसी से भी कर रहा हूँ, अगर मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ पहले दिन आईआईटी में, तो मैं पहली चीज़ उसको ये बता रहा हूँ कि यार मेरे को मतलब इतना इनसिक्योरिटी होती है कि मैं पहले दिन उसको बता रहा हूँ कि अरे यार मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती। तो मेरा जो भी क्योंकि पहले दिन बहुत सारे फॉर्म्स और फ़ॉर्मेलिटीज़ वो सब करनी थी।
एंड हल्का फुल्का एक वहाँ पे वो लोग प्रॉफ लोग बैठे हुए थे, वो एक आध क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मुझे दूर से, हम लोग दूर से बैठे हुए थे, मतलब ऑडिटोरियम टाइप सेटअप होता है, तो जितनी भी बातें हो रही थी वो इंग्लिश में हो रही थी, जितना मैं विस्परिंग सुन पा रहा था। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं वहाँ पे जाके क्या, कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा या क्या बात करूँगा। तो फिर जो भी मेरे आसपास बैठा हुआ था, तो मैं उससे थोड़ा अपना कंफर्ट क्रिएट करता था कि यार भाई क्या चल रहा है, और मेरे को एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती, तुझे आती है क्या? तो वो भी बोलता था कि नहीं मेरे को भी नहीं आती, बट हो जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं पूछ रहे। फिर तो पहले दिन बड़ी आपको फील होती है कि हाँ, पीयर प्रेशर फील होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, बट विद टाइम जैसे तुम जानते हो, बाकी लोगों को जानने लगते हो, और तो तुम्हें पता चलता है कि वो डर रहना ही नहीं चाहिए था। मतलब मैं क्यों पहले दिन भी इतना ऐसा फील कर रहा था। और मुंबई आने के बाद कैसा वो सच्चाई के साथ जो आमना सामना वो कैसे थे? वो पहले हुआ, सच्चाई से आमना सामना बहुत पहले हुआ। मतलब मैं आईआईटी में था, और मैं ऐसा बोला जाता है कि आईआईटी में सबकी जॉब लग जाती है। सो आई वाज वन ऑफ दोज पर्सन जिसकी जॉब नहीं लगी। मतलब आई थिंक आईआईटी में 98% लोगों की जॉब लग जाती है, और हमारे बैच में भी 96-97% लोगों की जॉब लग गई। जो 3% लोगों की जॉब नहीं लगी, 3% मतलब आई थिंक 20-30 लोग रह गए होंगे, तो उनमें मैं था। तो मेरी जॉब वॉब नहीं लगी थी उधर, तो मैं काफ़ी परेशान था कि अरे यार, एंड मैं काफ़ी वो फील कर रहा था कि आईआईटी से तो हर कोई जॉब लेके जाता है, तो काफ़ी खुद पे बड़ा वो लग रहा था कि अरे ये कैसे हो गया। कुछ सीनियर्स डिसाइड कर लेते हैं कि उनको जॉब चाहिए ही नहीं। 20 मतलब उन 30 लोगों में से 10 लोग ऐसे होते हैं कि जो जो इंटेंशनली प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना या तो स्टार्टअप करेंगे या अपनी वो कंपनी अल्मा खोलेंगे। मैटर में जैसे हमने देखा। हाँ, और कुछ लोग मतलब पहले से ही बहुत क्लियर होते हैं कि यूपीएससी के लिए ही बैठना है, और तो जॉब चाहिए ही नहीं। तो कुछ होते हैं ऐसे जो पहले से ही बहुत क्लियर होते हैं कि अपन को करियर में क्या करना है। तो एक मेरे क्लोज सीनियर हैं विश्वपति सरकार, वो डिसाइड कर चुके थे कि वो उनको राइटर जो बनना है। टीवीएफ के एक हाँ, मेंबर हैं, हाँ, हार्ड मतलब कोर हाँ, मेंबर। तो मतलब वो वन ऑफ द स्टार्टिंग मेंबर हैं, और उन्होंने जितने भी 6-7 साल तक जितने भी टीवीएफ स्केचेस हैं वो लिखे हैं, और स्टार्टिंग के जितने भी शोज़ हैं, पिक्चर्स, परमानेंट अर्नव इम्प्रूवमेंट्स। का स्पूफ जो बहुत हाँ, हाँ, करते हैं। तो वो और मैं साथ में काफ़ी प्लेस करते थे, और मैं प्लेसमेंट में बैठा था। वो डिसाइड कर चुके थे कि वो प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे और उनको राइटर बनना है। तो फिर जब मेरी जॉब वॉब नहीं लगी, तो मैं उनके पास गया, और फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तो मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, तो तू भी ऐसा कर, तू भी आ जा, देख ले, माहौल देख ले, मैं लिखूँगा, तू एक्टिंग कर लेना। तो ऐसे करके, और वहाँ पे एक टीवीएफ करके कुछ यूट्यूब चैनल है, तब तक तो बिल्कुल ये समझ आ नहीं रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमें मतलब थिएटर का आइडिया था कि हाँ, मुंबई में थिएटर होता है, मुंबई में फ़िल्म्स बनती हैं, और टीवी होता है। ये 3 मीडियम पता थे, और फ़िल्म्स में ज़्यादा रुझान था कि हाँ, फ़िल्म्स में एक्टिंग करनी है। तो एक ही मीडियम दिखता था कि, और उसके अलावा चौथी चीज़ इन्होंने कुछ बताई कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे और वहाँ पे मैं राइटिंग करूँगा, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये छोटे किस तरह शहर की के चीज़। लोगों को तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ही समझ में आता हाँ, था, हाँ, और बड़ी हम हाँ, लोग तो बड़े उसमें छोटे छोटे शहरों में जो बड़ा स्क्रीन होता था उसी में फिल्म हाँ, देखते थे। बट कॉलेज तक जाते-जाते थोड़ी सी फ़िल्में ज़्यादा देख ली थी, थोड़ी सी और फ़िल्में इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी। ऑफ कोर्स मतलब पहला जो फ़िल्म का इंट्रोडक्शन था वो शाहरुख और अमिताभ बच्चन सर की फ़िल्मों के थ्रू हुआ। बट जब तक मैं कोटा गया और आईआईटी खड़गपुर गया, तब तक और फ़िल्में मतलब फॉरेन फिल्में हाँ, और वो सब फ़ॉरेन फ़िल्में इंट्रोड्यूस। इंडिया में भी मतलब बहुत जो दूसरे तरह का सिनेमा है, जो बहुत हाँ, जैसे मकबूल और कहानियाँ बेस्ड है, और वो ओमकारा और हासिल हाँ, जी भी देख ली थी वो आपने। काफ़ी उभर के आ रही थी, और वो मतलब वो आर्ट से कमर्शियल्स में जा रही थी। मतलब ऐसा वो मतलब एक अच्छा वो दौर भी एक, था, हाँ, वो जो चेंज भी थिन हो रहा लाइन था। होती है वो ख़त्म करके वही फ़िल्में मतलब थिएटर में ब्लॉकबस्टर भी हो रही थी। अगर आप ओमकारा की बात करें, और मतलब सात खून माफ़ की बात करें, इस तरह की फ़िल्में जो कि आर्टिस्टिक भी हैं, और जिनमें आपके पास मतलब शाहरुख, आमिर खान, सलमान खान जैसे फेसेस भी नहीं है, फिर भी वो फ़िल्में चल जा रही चल हैं। जा रही हैं, लोग देखने जा रहे हैं। तो ये कुछ अलग तरह की चीज़ क्रिएट हो रही थी, जिस टाइम पे हमारा फ़िल्मों में इंटरेस्ट आ रहा था। तो वो लगा कि हाँ, कुछ कहानी हम भी कह सकते हैं, और उसी साल मतलब कॉलेज से निकल रहे थे उस साल गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, जिसने काफ़ी और इंटरेस्ट बना दिया कि अच्छा, मतलब है, मतलब ज ज जो एकदम रॉ और जमीनी रॉ कहानी। कहानी, ज़मीनी कहानी, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, और जो आम बोलचाल भाषा में जो मतलब वो एक डायलॉग बाज़ी की बहुत ज़रूरत नहीं है चिकने आपको। चुपड़े चेहरे नहीं है, बहुत हाँ, वैसा ग्लैमर कोशेंट भरा हुआ नहीं है, हाँ, हमारे बीच की चीजें लग रही है। करेक्ट, हाँ, आप रियल लाइफ़ में ग्लैमरस हो सकते हो, बट कहानी के लिए आप जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वो बात करता है, वो चीज़ें करके, और वो फ़िल्में लोगों को पसंद आ रही है।
तो उसने और इंस्पायर किया उन चीज़ों ने। तो वो 4-5 साल बड़े अच्छे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ आई थी उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे अपना पान सिंह तोमर आई थी, जिसने काफ़ी इंस्पायर किया हमें। मतलब काफ़ी इंस्पायर्ड थे, पम्प्ड अप थे कि हाँ, मतलब इस तरह का सिनेमा, इस तरह की कहानी हम बता सकते हैं अगर मौका मिला तो, मुंबई में। तो वो उस मतलब उस वो सीनियर मेरे मुझे मुंबई लेके आ गए, मैं आ गया। एंड फिर टीवीएफ में उस टाइम पे वो उतना इवॉल्व नहीं हुए थे और मतलब कमर्शियली मतलब हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती थी टू रन ऑफिस, मतलब कि बहुत सारे और कॉर्पोरेट वीडियोस बनाने पड़ते थे जिनसे हमारा मतलब खर्चा पानी पानी चले। चले उस ऑफिस का। तो यहाँ आए तो कहाँ रहना शुरू किया? वर्सोवा मेट्रो के जस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वर्सोवा, उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है? वहाँ पे पता नहीं कैसे नाम भूल गया इतना हमेशा वो नाम भी याद रहता है वो बिल्डिंग का। तो वहाँ से शुरुआत करी और हम लोग कितने लोग रहते थे टू साथ बीएचके में? था, 4 ही लोग रहते थे। मैं और मेरा सीनियर एक रूम हम लोगों ने ले लिया था। विश्वा और आप? हाँ, और 2 अमित गोलानी जिन्होंने पिक्चर्स डायरेक्ट किया है वो रहते थे। तो इस तरह से 4 लोगों ने वो उस वहाँ और वो काफ़ी कुछ मतलब वहीं पे सारे स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। और आराम नगर में 99 में आराम नगर पार्ट 2 में हमारा ऑफिस था और वहाँ पे पूरे दिन जाते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्केचेस बनना चालू किए थे जिसमें भी मुझे एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा था। उसमें भी मुझे एक स्ट्रगल हो रहा था कि अरे मुझे कब मिलेगा? मतलब मैं कुछ पार्ट्स में रोल कर रहा था। मतलब अगर कोई बड़ा स्केच है, 10 मिनट का स्केच है, उसमें अगर कुछ 1 मिनट का कुछ पार्ट है तो वहाँ पे 4 लाइन जाके बोल के मैं आता था। तो उसमें भी वो था कि अरे करना है, बड़ा रोल करना है, बड़ी चीज़ें करनी है। तो उसमें भी थोड़ा एफर्ट लग रहा था। और जो कैरेक्टर ड्रिवन मेरे ऊपर जो स्केच बनाए थे वो काफ़ी लोगों को दिखा है और सबने बोला कि ये क्या है? ये तो नहीं वर्क करेगा। मतलब ये क्या है? 5 मिनट का वीडियो, ना ये शॉर्ट फ़िल्म है, ना ये फ़िल्म है। ब और ना उतनी कॉमेडी है ये। तो सबने बोला कि यार ये मत डालो, ये तो बहुत मतलब इस पे बैकलैश आएगा, ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो समहाउ वो वीडियोज़ नहीं डाले गए। तब मुझे काफ़ी लगा कि शायद ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। क्योंकि एक्टिंग से मतलब जितना एक्टिंग किया वो लोगों को, जितने भी लोगों को दिखाया, जिनको भी वहाँ पे हम जानते हैं, जिनको फ़िल्म की समझ है, जिनको कहानियों की समझ है, ठीक है? कुछ-कुछ ऐसे लोग जो मीडिया में रिव्यू करते हैं, जो क्रिटिक्स वाले मतलब आर्टिकल लिखते हैं, उन सबको भी दिखाई वो चीज़ें। तो उनको भी फीडबैक लेने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो जितने भी लोगों को जानते थे और तो उन सबको वो चीज़ें समझ में नहीं आई उस टाइम पे। एंड तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैंने बहुत उसको पॉज़िटिवली लिया कि ये शायद नहीं वर्क कर रहा है। मतलब शायद मुझे और सीखने की ज़रूरत है, एक्टिंग मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पता नहीं कैसे होगा। तो मैं तो अभी ये के लिए काम छोड़ता हूँ और अपनी एक कॉर्पोरेट जॉब में फ़ाइट मारता हूँ। तो वहाँ से मैंने बैंगलोर में एक मेरा फ्रेंड काम करता था, उसको मैंने कॉल किया, तो उसने बोला हाँ, हाँ, एक वैकेंसी है और आ जा। तो वो वैकेंसी थी वहाँ का जो सबसे खड़ूस आदमी था उसके अंडर। तो उसके अंडर कोई जाना नहीं चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने और उसी मेरे जो फ्रेंड थे उसको पुश कर रहे थे कि तुम इसके अंडर चले जाओ। तो ओकुबो-सान उनका नाम था। ओकुबो उनका नाम था, सान जो सीनियर होते हैं जापानीज़ में उनको बोलते हैं। तो उनके और सब लोग में डर का माहौल था कि यार इनके अंडर हमें तो नहीं जाना है। और उसी टाइम पे मैंने कॉल किया कि भाई कुछ है क्या जॉब का सीन? उसने बोला हाँ, हाँ, एक वैकेंसी है, तो तू आएगा? मैंने बोला हाँ, आ जाऊँगा, आ जाऊँगा। तो फिर मैं उन्होंने मुंबई आए कितना वक़्फ़ा हो गया था? कितना टाइम हो गया 3 था? महीने 3 महीने हो गए। मतलब मैं मई या जून के अराउंड आया था और मैंने 3-4 महीने रुका मैं और मैंने काम मतलब अगस्त एंड 15 अगस्त के आसपास मैं बैंगलोर चला गया था। हाँ, 14 या 15 अगस्त तो के फिर वो आसपास। खड़ूस बॉस के अंदर काम करना पड़ा। हाँ, हाँ, फिर मैंने और मैंने अच्छे से काम किया। मतलब जैसा-जैसा वो बता रहे थे, पहले ट्रेनिंग हुई 3-4 महीने की और अ, अच्छे से उन्होंने ट्रेन किया। मैं बहुत बहुत सिंसियरली मैं काम कर रहा था। फिर जब वो काम करने वाली चीज़ें आई तो बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि जब मैं साइट पे गया तो तब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन वेंडर्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे और बीच में इंडियन इंजीनियर्स होते थे और फिर जापानीज़ फर्म को इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना था। तो जो मीडिएटर होते थे वो हम लोग थे, जो इंडियन इंजीनियर्स थे। अब जापानीज़ आर जनरली परफेक्शनिस्ट, तो उनको हर काम एकदम बारीकी के साथ चाहिए था और वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स कर नहीं पाते हैं। तो वो और वो कर नहीं पाते तो अलग बात होती है, वो चीज़ वो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख के रखते हैं कि हम इतना, भई इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा।
ठीक है, हम इतना ये काम, क्लैरिटी हाँ है। ये क्लैरिटी है। लेकिन जापानीज लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम और अच्छा करके हाँ हम दिखाओ। पुश करें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को और उनसे बिल्कुल परफेक्ट काम निकाल के दें। तो वहाँ बड़ी दिक्कतें हुई, बहुत बहुत लड़ाई झगड़े हुए मेरे, और मतलब एक दो बार तो बहुत ऐसा हाथापाई होते हुए भी बची। तो मतलब वहाँ पे तो वैसी वाली चीज़ें हुई। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से हाँ, हाँ, हाँ। मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं वो क्यों कर अंदर का रहा हूँ। राजस्थानी हाँ, निकल हाँ, के हाँ। आया है। मतलब मुझे लगा कि ये क्या क्या हो क्या रहा है, ये इस तरह की लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। पहला वैलिडेशन वो बैंगलोर में जब वीडियोस वायरल हुए तभी मिला। हाँ, हाँ, पहला वैलिडेशन वही था। मुन्ना जज़्बाती ने जो क्रिएट किया माहौल, वो वो जो काफ़ी जज्बात इंटरेस्टिंग था। क्रिएट किया वो हाँ, हाँ। कमाल था। हाँ, वो बैंगलोर में सब मतलब बहुत ही नई चीज़ थी, यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोज़ आ रहे हैं और वो सभी अच्छे लग रहे हैं लोगों को। तो एंड जब मैं बैंगलोर में था, उन 5-6 महीनों में काफ़ी ग्रो किया टीवीएफ ने। मतलब काफ़ी और वीडियोज़ बनाए और वो बहुत वायरल हुए। सो और उसके बाद मुन्ना जज़्बाती आया तो वो और वायरल हुआ। तो लोग जानते थे टीवीएफ को, एंड उसमें कोई अगर एक्टर दिख रहा है तो बड़ा पॉपुलर हो जाता था उस टाइम पे। तो मुन्ना जज़्बाती ने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। पिक्चर्स पहले आया या वो शाहरुख और काजोल के साथ जो वीडियो आया था वो पहले आया नहीं, था? पिक्चर्स पहले आया। पिक्चर्स पहले आया था ना? पिक्चर्स पहले आया, पिक्चर्स के जस्ट बाद वो किया। वो दोनों ही मेरे को एकदम अभी भी हाँ, हाँ, वो बहुत मतलब जैसे ही पिक्चर्स रिलीज़ हुआ हाँ, उसके 2 महीने दोनों का बाद। इम्पैक्ट कमाल था। हाँ। और उसके बाद वो शाहरुख काजोल वाला जो स्कूप आया वो कमाल था यार। वो मैंने देखा और बहुत ही मज़ेदार आपने वो किया था। वो कैसा बना और कैसा एक्सपीरियंस था शाहरुख काजोल के साथ काम करना? और खासकर शाहरुख के साथ क्योंकि बहुत इंस्पायर भी करते हैं ना कई चीज़ों में आपको। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। उससे पहले हम लोगों ने वही जो अर्नब विथ यू हम लोग जो करते हैं, उसमें हम लोगों ने प्रमोशंस शाहरुख की सर की फ़िल्म थी एक, उसको प्रमोशंस के दौरान पहली बार शाहरुख से सर से तब मिले थे हम लोग। इनफैक्ट और ये हमारी 3rd मुलाकात थी। शाहरुख सर से हम लोग मिले एक थे बार तो घर पे गए। यूट्यूब फैन फेस्ट पे मिले थे। हाँ, फिर हमने वो उनके साथ प्रमोशन के टाइम पे एक वो स्केच किया था अर्नब विथ यू वाला। एंड देन 3rd टाइम हम लोगों ने दिलवाले प्रमोट करते वक़्त वो वाला वीडियो बनाया था। एंड फिर तो हाँ, घर पे गए थे फॉर रईस के प्रमोशन। तो ऐसे 3-4 बार मुलाकात हुई उनसे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब वो वीडियो एक बार बहुत फुली रेडी थे हम लोग, सब कुछ सारे प्रोडक्शन वाली चीज़ों के साथ बिल्कुल रेडी थे, और वो कैंसिल हो गया कि अगले दिन शाहरुख सर को कहीं अचानक ट्रैवल करना पड़ गया आउट ऑफ कंट्री। तो ऐसा कुछ पता चला और फिर अगले दिन हम लोग नहीं कर पाए। देन वो आए, मतलब उन्होंने 10 दिन बाद वापस से बुलाया कि नहीं, नहीं वो वीडियो तो करना है, और वो हुआ। मतलब और मुझे लग ही रहा था, हम लोग काफ़ी ऐसे ना मतलब दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे कि अरे यार वो वीडियो कैंसिल हो गया, और हम लोग इतने एक्साइटेड थे। बट वो हुआ, लाइक 10-12 दिन बाद उन्होंने वापस से हमें बुलाया, और वो वीडियो अच्छी मेमोरीज़ है उसकी, मतलब अच्छे से वो शूट भी किया और मज़ेदार निकल के आया, लोगों को बहुत पसंद आया, और आज तक वो क्लिप्स वायरल हो रही हैं उस चीज़ की। और वो मन्नत जाना उस वो एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर साथ में बातचीत और बहुत करीबियत होती है ना उस समय। हाँ, उस टाइम पे तो हम लोग काइंड ऑफ लाइक इंटरव्यू ले रहे थे, और हम इंटरव्यूअर थे, एंड शाहरुख सर हमारे गेस्ट थे। तो हमने कभी इंटरव्यू किया नहीं था, तो मैं ये काफ़ी बहुत ऑर्गेनिक था, वो बहुत अच्छा लग रहा था हाँ, कि हाँ। बातचीत चल रही है। क्योंकि समहाउ हाँ, मतलब हम लोग प्रोफेशनल इंटरव्यूअर्स नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। और तो यही हमने एक बहुत खासियत थी उसकी। हाँ, तो हमने बहुत जेनेरिक बातें करी उनसे, और बहुत देसी ह्यूमर निकालने की कोशिश करी कि आप ब्रश करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि मैं इस तरह से ब्रश करता हूँ, मेरा ब्रश यहाँ से आता है। तो वो बातें ज़्यादा हो रही थी, जो कि पहले कभी किसी इंटरव्यू में देखने को नहीं मिली थी। तो बहुत ऐसे ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन लग रही थी वो। और वो आई थिंक उस टाइम फेसबुक लाइव हुआ करता था, तो फेसबुक लाइव था वो। तो काफ़ी काफ़ी मज़ेदार मेमोरीज़ रही हैं। हमने मतलब 3-4 बार शाहरुख सर के साथ स्केचेस किए हैं जब भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो मज़ेदार रहा। वो एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है, एक कल्ट फॉलोइंग हो गई है आपकी। बहुत सारे लोग बहुत तारीफ करते होंगे। अब जब कहीं जाते हो एयरपोर्ट पे, पब्लिक कोई इवेंट्स पे, तो बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे। कुछ तो बताओ क्या क्या बोलते हैं वो लोग? नहीं, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से मिलते हैं लोग। बहुत मुझसे तो मतलब डे 1 से बहुत अपनेपन से मिलते हैं। उनको लगता है कि अपना ही कोई बंदा है। वो हाँ। आपके में खासियत है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे हाँ, रिप्रेजेंटेटिव लगते हो। मतलब वो कंधे पे हाथ रख के सीधे, मतलब वो ऐसा कि हाँ, सालों की दोस्ती है, उस तरीके से हमेशा ट्रीट करते हैं मुझे। लौकी होगी तो नहीं देने लगते। सब कुछ वो बिल्कुल ही जो मेरी फ़िल्में या मेरी सीरीज़ में जिस तरह से मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, वो उसको रियल मान के उसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी एक गुड अचीवमेंट कि एक एक्टर उसके काम से या उसके कैरेक्टर्स के नाम से जाना जा रहा है। तो बहुत प्यार से मिलते हैं मुझसे लोग, और बहुत अपनेपन से मिलते हैं, जो कि मुझे और इंस्पायर करता है कि मैं
अच्छा काम करता रहूँ और लोगों को पसंद आता रहे। आखिरी 3 सवाल, इस समय का एम्बिशन क्या है? बहुत सारी अलग तरह की कहानियाँ, अलग तरह के कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ और मतलब वही वो सेम प्योरिटी के साथ जिस तरह से वो कहानी कही जानी चाहिए, जिस तरीके से वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, जितना अलग वो दिखना चाहिए, वो बरकरार रखते हुए मैं कहानियाँ कहना चाहता हूँ और अपने तरह की फ़िल्में भी बनाना चाहता हूँ, अपने तरह के डायरेक्ट भी करना चाहते हैं? हाँ, मतलब कहानियों में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, जो कि भई ये कहानी है, ये अच्छी हो सकती है। मैं उसमें 100% मैं एक्टर तो रहूँगा ही रहूँगा, बट हाँ, और बाकी तरीके से मैं इन्वॉल्व अगर मुझे पॉसिबिलिटी दिखी तो बिल्कुल।